नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, देश में अभी न्याय व्यवस्था को लेकर के एक विवाद छिड़ गया है, बल्कि बवाल हो गया है। कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी, जब चीफ जस्टिस को एक कार्यक्रम में जाना था हैदराबाद, और हैदराबाद में एक लॉ कॉलेज था, यूनिवर्सिटी था, जिसके 400 स्टूडेंट ने चीफ जस्टिस के हाथों अवार्ड लेने से, डिग्री लेने से या किसी भी प्रकार से उनसे कुछ भी लेने से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद बार काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान मनन मिश्रा जी ने एक लेटर लिख दिया, एक आदेश दे दिया कि वहां के बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करेंगे। फिर विवाद हुआ, भारी भद पिटी श्रीमान मनन मिश्रा जी की। इतनी आलोचना हुई कि बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। चीफ जस्टिस ने भी प्रतिक्रिया दी। वो भी बड़ी तल्ख टिप्पणी कर रहे थे कि मनन जी अपना काम क्यों नहीं करते हैं, आप एक प्रकार से क्यों आप इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ने इस तरह से किया है। आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, ये जो पूरी घटना घटी है, इसका इसका निहितार्थ क्या है, ये पूरी घटना कह क्या रही है, और आने वाले दिनों में क्या न्याय व्यवस्था को अगर दुरुस्त होना है तो इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अपनी साख का सवाल है। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? जजेज हैं। भाई, कोर्ट किस लिए होता है, कोर्ट बनता कैसे है? तो जजेस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, बड़े बड़े अटॉर्नी, जिसको आप वकील एडवोकेट जो कह लीजिए, वो होते हैं। फिर बाकी जो रजिस्ट्रार्स वगैरह होते हैं, और फिर बिल्डिंग होती है। ये सब कुल मिलाकर के एक न्याय व्यवस्था बनती है, न्यायालय का मंदिर बनता है। उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। बच्चे अब रिवोल्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट रिवोल्ट कर रहे हैं। क्या ये परंपरा पहली बार हुई है? इसकी नींव डली है, परंपरा तो ना कहें, ये घटना पहली बार हुई है जो आगे चल करके ये परंपरा बन जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए जाने माने एडवोकेट मुंबई से जुड़ रहे हैं, श्रीमान घनश्याम उपाध्याय जी, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका हमारे शो में। आप दोबारा आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, ये जो प्रकरण हुआ है, चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है, इसलिए मैं एक तो आपकी टिप्पणी चाहता हूं, और दूसरी, अब इसके आगे जुडिशरी में कितनी क्या क्या परेशानियां हैं उसको भी आपने एक्सप्लोर किया है। और अगर उन परेशानियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो अभी तो 400 स्टूडेंट ने कहा है, न जाने कल ये परंपरा बन जाए और फिर आपकी साख मिट्टी में मिल जाए। क्या ऐसी स्थिति बनने वाली है? देखिए, पहले मैं मेन मुद्दे पे आऊं, उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, देश पूरा जुगाड़ पे चल रहा है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, आज हमारा जो लोगों में डिस्कशन होता है, पिछले 10-12 साल में ऐसी हालत हुई है कि पूरा देश जो है कि जुगाड़ू हो गया। इसको जुगाड़ू बोलते हैं ना। मेरिट पे कोई भी संस्था देश की नहीं चल रही है। सारे जुगाड़ू, दलाल, भ्रष्टाचारी लोग, अवसरवादी लोग, चमचे लोग सब जगह भर गए हैं। अब पूरी जगह को ऑक्युपाई कर लिए हैं। जो मेरिट वाला आदमी है, स्वाभिमानी आदमी है, वो जो है कि वहां पे नहीं है। इसके लिए इन संस्थाओं की दुर्दशा का होने का कारण यही है, बता दूंगा। अब जहां तक ये बात, आप जो मनन मिश्रा वाला इशू जो आपने अभी रेज किया, जो आप बता रहे हैं, आप ये देखिए, इस आदमी का अचीवमेंट देखिए। ये बार काउंसिल के चेयरमैन मेरे ख्याल से 2014 से मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं। और जबकि बार काउंसिल के चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, ये सब ऑफिस जो पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है, वो 3 साल का है, 3 साल का होता है। लेकिन संजोग से क्या है, कानून में कोई कूलिंग ऑफ पीरियड का कोई मतलब प्रोविजन नहीं कि एक बार कोई आदमी अगर इलेक्शन लड़ता है, जीत के आता है, तो दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए उसको कोई मतलब एक ब्रेक होना चाहिए, ऐसा कुछ कानून नहीं है, दुर्भाग्य से। उसका फायदा उठा करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मनन मिश्रा जी नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेट बार काउंसिल में, बता मैं बार मतलब महाराष्ट्र एंड गोवा जहां का मैं मेंबर हूँ, मतलब बार काउंसिल के मेंबर नहीं, जहां से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है एज ए एडवोकेट, वहां पर भी बहुत सारे मेंबर ऐसे इलेक्ट होके आते हैं जो कि कई सालों से कुंडली मार के बैठे हुए हैं, मोनोपोली बना करके। स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको वकीलों ने हमको कंप्लेन किया था कि मेरे पास वकीलों की कोई समस्या होती है, पूरे मुंबई महाराष्ट्र की बात मैं करता हूँ,
तो अक्सर वकील हमको अप्रोच करते हैं और उनको मैं उनके लिए कुछ ना कुछ मैं करता हूँ। मेरे पास बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र या गोवा या इंडिया में जो भी केसेस वकीलों के खिलाफ कुछ चलते हैं फ्रिवोलस कंप्लेंट, तो ऐसे वकील को मैं कई सारे वकीलों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे ऑर्डर हमारे पास आए हैं, बता दूं आपको कि शॉकिंग होता है, देख के लगता है कि ऑर्डर कैसे पास हो सकता है, लेकिन ऐसे ऑर्डर पास हो रहे हैं। हमको यहाँ तक कंप्लेंट्स वकीलों की मिली हुई है, कई वकीलों की। देखिए, एक कोई वकील करता समझ में आता है। स्थिति ऐसी आ गई कि बार काउंसिल में जो बैठे हैं मेंबर इलेक्ट होकर के ऑफिस वगैरह, जो इनके ऊपर जिनके पास केसेस चलते हैं, जैसे वकील का जो होता है एडवोकेट्स एक्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जो स्टेट बार काउंसिल होते हैं, उनको डिसिप्लिनरी कमेटी, उनको एक पावर है, वो पनिश करते हैं वकीलों को मिसकंडक्ट कोई वकील करता है प्रोफेशन को लेकर के। तो ऐसे में बहुत सारे वकील हमको कंप्लेन किया, कुछ मेंबरों का नाम दिए हैं बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा में, जो कि पैसे का डिमांड करते हैं कि अगर आप पैसा दोगे तो आपको फिर फैसला करेंगे, नहीं तो आपको पेनाल्टी इंपोज करेंगे, आपको डिबार करेंगे। ऐसी स्थिति आ गई, बता दूं आपको, नाम लेके बताएं, बता दूं मुझे मेंबरों की, ये स्थिति आ गई है। अब मनन मिश्रा का देखिए कि इनका अगर मेरिट देखा जाए तो उसके ऊपर ज्यादा कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनकी प्रैक्टिस क्या है, कितना इनका स्ट्रेंथ है, चेयर सीनियर एडवोकेट भी बन गए हैं, और आजकल सीनियर एडवोकेट लोग कैसे बनते हैं ये सबको पता है। अगर इस प्रोफेशन में जो है उसको सबको पता है कि किस तरह लोग सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। ये सब भी जुगाड़ से आजकल चल रहा है। अब इस आदमी का देखिए कि कितना, मतलब कि किस तरह के सिद्धांतवादी या किस तरह के विचार के लोग वहां बैठे हुए हैं। चेयरमैन होकर के इनको इतनी अवसरवादिता, इनको इनकैश करने का, उसको भुनाने का इतना इनको नशा चढ़ गया कि तुरंत इन्हों आनंद फानन में, ताकि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अच्छे बुक में हो जाऊं, उनका जो है कि उनका एक सपोर्ट हमको, उनके निगाह में मैं अच्छा बन जाऊं और गवर्नमेंट की निगाह में अच्छा बन जाऊं, तुरंत उठा के इन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया। और हमको जहां तक पता, हमने इंक्वायरी तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया है, जो दिख रहा है, उससे हमको लगता है कि इनका एक खुद का डिसीजन था। जो एक रूल्स होता है कि मीटिंग बुलाना, नोटिस देना, डिस्कशन करना, रेजोल्यूशन पास करना, जितने जल्दी इन्होंने किया है, ऐसा मुझे लगता है इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो अगर देखा जाए तो मनन मिश्रा ने यहाँ खुद ही बहुत सीरियस मिसकॉन्डक्ट किया हुआ है। एडवोकेट्स एक्ट के हिसाब से सीरियस मिसकॉन्डक्ट बनता है कि ये बार काउंसिल आपकी वपनसी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है, इसके रूल्स रेगुलेशंस है, ये स्टेटरी बॉडी है वकीलों के लिए। तो आप इसको अपने पर्सनल फायदे के लिए सारे कानून कायदों को ताक में रख करके रूल्स को आप करोगे तो परमिसिबल नहीं है। इनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, सीरियस एक्शन होना चाहिए। ही हिमसेल्फ शुड बी डिबार्ड, क्योंकि उन्होंने मिसकंडक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद देखिए चीफ जस्टिस साहब ने जो तुरंत रिप्लाई दिया, देखिए सूर्यकांत साहब का भी बहुत सारे चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, उनके कई सारे जो है कि कंडक्ट भी देखिए सामने आए हैं। आप अनुपुर शर्मा का केस आपको पता होगा कि इस तरह से उस महिला को उन्होंने जवाब दिया जब उसकी हियरिंग आई थी, और ब्लेम किया था कि भैया तुम्हारे एक स्पीच, तुम्हारे एक स्टेटमेंट जो देश पूरा, मतलब कि देश में पूरा आग लग गई है। इनसे पूछा जाए कि भैया आपने क्या किया, आपके तो स्पीच पे पूरा सरकार, पूरा देश में बवाल मच गया, एक पार्टी तक बन गई, बता दी आपको, और इतना बड़ा बवाल मचा। तो इन्होंने क्या किया, देखिए ये जो दिख रहा है कि चलो चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा कर दिया, एक अच्छा कुछ नहीं किया है, ये भी अवसरवादी बने हैं। अब क्या है, इन्होंने अपने एक इमेज मेकिंग के लिए इनको अवसर मिल गया। मनन मिश्रा को इन्होंने जो है कि क्रिटिसाइज किया, खैर क्रिटिसाइज किया, अच्छी बात किया, लेकिन इसमें भी कोई मतलब ऐसा मत सोचिए कि नहीं कोई बहुत बड़ा इन्होंने मतलब कि बहुत महानता का काम किया है। ये मामला को डाइल्यूट करना चाहते थे और फिर बच्चों को इनवाइट कर देना कि और सीधा तुमको मैं सुप्रीम कोर्ट में एनरोलमेंट करूंगा, फ्री लीगल का मैटर दूंगा, ये सब चीजें हैं। तो मैं ये तो बहुत अच्छी बात आपने घनश्याम जी, बड़ा आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, मेरी भी स्मृति में नहीं थी कि नुपुर शर्मा के बारे में। ये बात सही है कि जस्टिस सूर्यकांत जी ने टिप्पणी की थी कि आपने जो टिप्पणी की है उससे देश में आग लग गई है, और इनकी टिप्पणी से जो है पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो इनका तो ग्रॉस मिसकंडक्ट हो गया उस हिसाब से। अगर आप देखें देश में एक्शन को लेकर के अगर आप कोई बैरोमीटर हो तो उसके हिसाब से तो इनका अपराध अधिक हो गया है, नुपुर शर्मा से अधिक हो गया है, जो आपने पॉइंट आउट किया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अभी इशारा किया कि मनन मिश्रा कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बपौती नहीं है, उनके पॉकेट की कोई संस्था नहीं है। एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई इस तरह का निर्णय लेना है
तो आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, कोई ना कोई कमिटी होगी, कोई एपेक्स बॉडी होगी, उसके साथ बैठ करके आपका एक रिजोल्यूशन आता और फिर वो रिजोल्यूशन पब्लिक डोमेन में आप डालते कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनानिमस डिसीजन लिया है कि ये जो कंडक्ट है फलाने यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों का, स्टूडेंट का, वो ठीक नहीं है। आप इस पे जो है हम लोग क्या रिएक्शन लें, इस पर एक बृहत्तर ब्रेनस्टॉर्म करके उसमें कुछ समय लेकर के 12 घंटे का, 24 घंटे का समय लेकर के फिर एक कंसेंसस डिसीजन अगर आप लेते हैं और फिर उसको पब्लिक डोमेन में डालते हैं और फिर कोई एक्शन लेते हैं, तो उसकी एक लीगल सैंक्टिटी ना भी हो लेकिन एक मॉरल सैंक्टिटी हो जाती है कि हमने कोई हफाजात तरीके से, हमारे मन में कोई विम्स एंड फैंसी पे हमने नहीं किया है, हमने कंसेंसस लिया है, सभी जो हमारे साथी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे राय मशविरा करने के बाद ये हमने लिया है। अब रही बात, आपने बहुत अच्छा कहा कि जस्टिस सीजेआई का, सीजेआई ने जो कहा कि मनन जी का आलोचना किया, भाई वो तो डरे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, डरे हुए हैं, और नहीं बल्कि वो उदार हृदय हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं, दोनों बातें हो सकती हैं, डरे हुए भी हैं और उदार हृदय भी दिखा रहे हैं। उदार हृदय इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो उनको लग रहा है कि माहौल जुडिशरी के प्रति खराब हो रहा है और ये बच्चों में संदेश जा रहा है कि हो सकता है कि वहां के बच्चे कुछ एजेंडा के तहत किए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर जो है बैलेंस्ड व्यू क्या हो सकता है घनश्याम जी? देखिए, जहां तक मनन मिश्रा की बात आप करते हैं, ये देखिए कि वो आदमी कितना बड़ा अवसरवादी है, उसकी मति कितनी मारी गई थी कि वो चाहता था कि सारा क्रेडिट उसको मिले, मतलब तुरंत दिखाना चाहता था, मतलब कि मैं देखिए चीफ जस्टिस के निगाह में बहुत, जुडिशरी के जजेस के निगाह में बहुत अच्छा बनना, कितना मतलब उनको, उनका जाके उनको सपोर्ट मिले उसको, उस व्यक्ति को। आप ये देखिए कि आप ये छोड़ दीजिए, आप चेयरमैन हो बार काउंसिल के, आप एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो, राज्यसभा के आप मेंबर भी बन गए हो, आप बताइए, आपको इतना भी पता नहीं है कि अगर आप मीटिंग में बुलाएंगे, वो तो जैसे मतलब कि मॉरलिटी के हिसाब से ठीक हो सकता है, थोड़ा चलो ठीक है रूल्स फॉलो किया, लेकिन ऐसे कोई मीटिंग बुला के ऐसे रिजोल्यूशन, ऐसे कोई ऑर्डर भी पास नहीं कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी कमेटी भी अगर बुलाते, लीगली आप डिस्कशन करते, रिजोल्यूशन पास करते, तो आप एक शो का नोटिस इशू कर सकते हैं, एट द मोस्ट शो का नोटिस इशू करते हो स्टूडेंट्स को, आप उनको डिबार नहीं कर सकते हैं। आप किस पर में डिबार करोगे भैया, उनको बगैर सुने आप डिबार कर दोगे? मतलब अगर सोचिए, अगर ये हालत इस पोजीशन में बैठे हुए व्यक्ति की है, उनका लीगल नॉलेज देख लीजिए, उनका कंडक्ट आप देख लीजिए, तो इससे आप लगा सकते हैं कि देश की संस्थाओं की हालत क्या हुई, कैसे लोग बैठे हुए हैं। आप तो सीनियर मनन वकील मिश्रा हो, को क्या, मनन मिश्रा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? क्यों नहीं बार काउंसिल के तमाम लोग मिलकर के इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि आपके आर्गुमेंट में दम है कि आप उनको सो तुरंत कॉज ऐसा होना नोटिस चाहिए। पूछ सकते थे, आपने डिबार कैसे कर दिया? ये सीरियस मिसकॉन्डक्ट है, ये आदमी ने क्या कि अपनी पोजीशन का मिसयूज किया अपने फायदे के लिए, इसके लिए बहुत सीरियस मिसकॉन्डक्ट है। और ये देखना पड़ेगा, इसमें तो इंक्वायरी की जरूरत है कि ये बार काउंसिल के चेयरमैन होते हुए इस तरह कितनी चीजें कहां कहां गड़बड़ी इन्होंने किया हुआ है, ये भी इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसमें तो बाकायदे की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये कोई चीज देखिए क्या होता है, आदमी गड़बड़ करते रहता है, गड़बड़ करते रहता है, और कोई चीज एक पकड़ में आती है तो फिर मालूम पड़ता है कि और कितने गड़बड़ किए हुए हैं। इससे लगता है कि आप किस तरह से इस संस्था को आप चला रहे थे। तो ये देखा जाए तो जहां तक एडवोकेट्स एक्ट की सवाल में सीरियस मिसकॉन्डक्ट है इनका, और मैं तो बोलता हूं इसमें और कुछ होना चाहिए कि आपने और क्या क्या किया है, इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपने जो है कि ऑर्डर ये पास शुद्ध कर दिया, चमचागिरी थी इनकी, ये शुद्ध चमचागिरी थी, जिसको कि बाद में जस्टिस ने कंडेम भी किया। उनके इन्हीं एक्ट से उनको ऐसा लग रहा होगा चीफ जस्टिस को कि ये चमचागिरी में हमें भी बदनाम कर रहे हैं, हमारी भी साख को धूमिल कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्यों ऐसा किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद लोग लिंक करते उनको भी इससे, कि इसमें उनका भी कहने के हाथ रहा होगा, इनके थ्रू उन्होंने सब करवाया है, तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। और देखिए सूर्यकांत, जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हमारे जस्टिस साहब हैं, सेलेक्टिवली आप लिबरल नहीं बन सकते, सेलेक्टिवली आप महानता नहीं दिखा सकते, महानता आपको सब जगह दिखनी चाहिए, आपके ओवरऑल कंडक्ट में महानता जो है उसकी फंक्शनिंग इतनी हालत खराब हो गई है कि 10-10 दिन तक पिटिशन फाइल करें, डायरी मरते वालों पिटिशन का मतलब कि डिफेक्ट नहीं दिखाते, पॉइंट आउट नहीं कराते हैं। मैंने खुद एक पीआईएल फाइल किया था, पिटिशन फाइल किया था, उसमें 6 बार में डिफेक्ट क्योर हुआ। आपका भाई रजिस्ट्री क्या कर रही है, आप बैठते स्क्रूटनी करते हो, जो कंसर्न करवा,
मैंने एक क्योर किया, 4 दिन के बाद 3 और निकाल दिया, फिर क्योर किया, फिर और निकाला। क्या चला है सुप्रीम कोर्ट में? इसकी कोई कोई सुनवाई नहीं है। और ये सब कर क्या रहे हैं, ये सब बैठ करके? तो अगर आपको उदारता दिखाना, महानता दिखाना है तो आपको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा और आपको शुरू से करना पड़ेगा। आप सेलेक्टिवली नहीं कर सकते हो। तो ये देखा जाए तो सब अवसरवादी है, बता दूं, चाहे मनीष मिश्रा होवे, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी होवे, या कोई और होवे, बता दूं। मैं आपको देखिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको एकदम समरी में बता दिया, जिसको सारांश बोलते हैं, एक जिसको बता देते हैं ब्रीफली की पूरा सिस्टम बता दूं। ये ऐसे लोगों से भर गया है, सब अवसरवादी हो गए हैं, न्याय व्यवस्था से किसी का कोई लेना देना नहीं है, सब अपना अपना जुगाड़ में लगे हुए हैं। जज बने, जो पहले वकील है तो प्रैक्टिस में जुगाड़, फिर जज बनने में जुगाड़, जज होने के बाद जब रिटायरमेंट होने का भी जुगाड़ कर रहे हैं लोग कि ऐसा काम करो रिटायरमेंट होने के बाद हमको वापस कोई पोस्टिंग, कोई जगह मिले ताकि हमारा सब वीआईपी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सब चलता रहे, माल मिलता रहे। बता दूं आपको, तो देखिए देश की हालत बहुत खराब है। और जहां तक जुडिशियल सिस्टम की बात है, न्यायपालिका के विरुद्ध, हमारे पास बता दूं देश के हर कोने कोने से फोन आ रहा है। अभी आपके शो होने के कुछ टाइम पहले, आपको ये प्रोग्राम होने के पहले राजस्थान से वकील ने फोन किया था, बोले मैं आपको 200 लाख आपके साथ में खड़ा होने के लिए मैं दे रहा हूं। सब लोग त्रस्त है, बता दूं। और आपको बता रहा हूं ये सिस्टम पूरा बता दूं अंदर से मजबूत नहीं है। क्यों बता दूं? सिद्धांत का बल किसी के पास है ही नहीं, अंदर से सब खोखले हैं। कोई बवाल मचेगा बता दो देश में तो भागने का जगह नहीं मिलेगा, ये सब कंप्लीट सब कोलैप्स हो जाएंगे। बता दो आपको, जैसे होता है ना घास के ढेर पे या भूसे के ढेर पे पड़ा हुआ कोई चीजें, कोई इसमें मजबूती नहीं है। तो समय रहते अगर चेत गए सब लोग तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक देखिए, अब मैं बार काउंसिल के ऊपर आता, मनीष मिश्रा के कांड के ऊपर। देखिए बार काउंसिल ने संजोग से कोइंसिडेंटली अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन इश्यू किया है, एडवोकेट्स एक्ट में वो अमेंडमेंट कर रहे हैं। उन्होंने सजेशन मांगा था, लोगों को सजेशन मांगा था कि आप सजेशन, वकीलों को, तो हमारे पास भी आया हुआ था। लॉ फर्म से, मैं लॉ फर्म चलाता हूँ, लॉ फर्म से वकीलों से सजेशन मांगा गया था। तो मैंने अपना सजेशन उनको एक 23 जुलाई को 2026 को मैंने उनको एक लेटर भेजा, हमने अपना सजेशन मैंने उनको भेजा। उसमें मैंने उस सजेशन में मैंने उनको टोटल, मैंने आपको बताया मेरे पास वो लेटर है, मैंने टोटल, एक मिनट जस्ट मिनट, हाँ, मैंने 10 सजेशन उनको मैंने दिया। और 10 सजेशन के साथ साथ में उसके पीछे रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लॉजिक क्या है, ये सब मैंने लिख के दिया, क्यों ये सब जरूरी है, चेंजेस लाना। क्या है 10 सजेशन? क्या है 10 सजेशन? देखिए सर 10 सजेशन तो है, हमने जैसे पहला हमारा जो सजेशन उसमें हमने दिया है कि आपको शायद जानकारी होगी, पूरे देश में अगर देखा जाए तो वकीलों के खिलाफ अटैक काफी हो रहे हैं। कई सारे वकील मारे गए, गोलियां चली। उसके बाद पुलिस का, वकील का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होता है जहाँ पे अक्सर वकीलों का जो होते रहता है, वकील को ऊपर पुलिस वाले मार देते हैं, कई बार वकीलों का असॉल्ट करते हैं। जैसे कोई वकील अगर पुलिस स्टेशन में गया है, ऐसे अच्छे वकील को पुलिस स्टेशन में जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन भाई कई बार वकील चले जाते क्लाइंट के कहने पर, कोई अन्याय, पुलिस वाला ज्यादा अन्याय करता है। तो कई सी घटनाएं, मैंने खुद केस डिफेंड किया वकीलों का, कि जहां पे वकीलों के साथ पुलिस वालों ने मारा भी है, वकीलों को अटैक भी किया है, असॉल्ट भी किया है, उनके ऊपर केस भी बनाया हुआ है। और देखिए वकील देखा जाए जितने प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, डॉक्टर के लिए अगर कानून बन सकता है तो वकील के लिए कानून क्यों बन सकता है? वकीलों को प्रोटेक्शन के लिए कानून बनना चाहिए, ऐसा मेरा पहला डिमांड है। सुपर कानून बनना चाहिए। दूसरा जो हमने मांगा था उनसे, मैंने उसमें सजेस्टेड प्रोविजन मैंने दिया, हमने पूरा ड्राफ्टिंग करके दिया है किस तरह का आप सेक्शन डाल सकते हो उसमें, एडवोकेट्स एक्ट में, मैंने वो सब भी दिया हुआ है। उसका मेरा दूसरा डिमांड है कि वकालत के पेशे में और बड़ी भयंकर बीमारी आ गई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वकील पेशे से नहीं है, वो लिटिगेंट रहे हैं या कोई और कुछ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि बाकायदे अनऑथोराइज पूरा लॉ फर्म चला रहे हैं, उनका पूरा सेटअप है, पूरा सेटअप बना के वो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करके क्लाइंट लेते हैं, क्लाइंट ला के क्या करते हैं, अपने अंदर वकीलों को रख लिए हैं, क्लाइंट से मोटा पैसा लेते हैं। बेचारे जो वकालत का पैसा कैसा होता है कि 10-5 साल इसमें बड़ा मेहनत का होता है। क्या बात करते हैं? बिना वकालत की डिग्री वाले लॉ फर्म चला रहे हैं? हाँ हाँ, लॉ फर्म अनऑफिशियल लॉ फर्म चला रहे हैं, उनका बाकायदा उनकी ऑफिस है, उनके 10-5 वकील काम कर रहे हैं, क्लाइंट लाते हैं, पैसा क्लाइंट से मोटी रकम लेते हैं और वकील को थोड़ा बहुत पैसा देके एंगेज कर लेते हैं और अपना चला रहे हैं पूरा। वकील उनके अंदर वकील काम करते हैं, बता दूं, मैं नाम दे सकता हूँ, डिटेल दे सकता हूँ, बता दूं, वकील काम कर रहे हैं उनके अंदर में। और उनका कोई, उनका लीगल कोई बैकग्राउंड, कोई लॉ की डिग्री कुछ नहीं है उनका, लेकिन उनके पास क्लाइंट बहुत है और सब कुछ करते हैं। बता दूं आपको, सेटिंग के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे पूरा कंसल्टेंट, मतलब कंसल्टिंग करते हैं और बाकायदे पूरा मतलब कि सर्विस रेंडर करते हैं।
तो मैंने लिखा कि इसके ऊपर भी कोई कानून बनना चाहिए, इसके ऊपर सख्त कोई कानून बनाओ जहां पे इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाओ, नहीं तो लीगल प्रोफेशन एकदम जो है कि चौपट हो जाएगा। मेरा दूसरा सजेशन ये था उनको दिया हुआ। तीसरा मेरा सजेशन उनको दिया हुआ है, जो हमने दिया है कि एक बीमारी और बहुत भयंकर बीमारी है, पूरे कंट्री में सबको पता होगा, वकीलों को, हमारे पास वकील बेचारे आते हैं बोलते हैं, लोअर कोर्टों में जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो वहां एजेंसियां होती हैं, तो वकील वहां पे सेलेक्ट करके देते हैं, यही इनके ऑफिसर्स लोग। जैसे एक रिमांड होता है पूरे ऑल ओवर कंट्री में, देखें तो रिमांड कोर्ट एक होता है, मजिस्ट्रेट कोई अरेस्ट होता है, हाँ, तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, पुलिस रिमांड मांगती है, उसमें वकील खड़ा होते हैं। तो वहां पे आप अगर सर्वे कराया जाए पूरे देश में, तो सारे मजिस्ट्रेट कोर्ट में फिक्स्ड वकील है रिमांड के लिए। बता दूंगा आपको, जैसे कोई एक पुलिस स्टेशन है, तो ये पुलिस स्टेशन का मैटर रिमांड का एक ही वकील के पास रहेगा। बता दूंगा सारे मैटर अक्सर उसी के पास रहेगा। कोई भूला चुला कोई कहीं वकील आ गया ना, बाहर से तो आ गया नहीं, वही वकील। उसका कारण क्या होता है कि उसको वकील वही पुलिस वाला ही करता है। क्यों करता है कि उस वकील से पुलिस वाले का साठगांठ है, वो पैसा लेता है फीस के नाम पे, थोड़ा वकील ऑफिसर को भी देता है, और फिर वकील वो ऑफिसर के हिसाब से काम करता है। क्लाइंट को एक्सटोर्शन करना, पैसा निकालना और बहुत सारी चीजें। अगर पुलिस वाला कोई गलती भी करता है, सख्ती भी करता है, मारपीट भी करता है, तो वकील कभी ग्रीवेंसेज नहीं करेगा कोर्ट में जाकर के, क्लाइंट का केस सफर करेगा। बता दूं आपको, और कई बार तो मालूम है मारने पीटने के बहाने यहाँ तक होता है कि क्लाइंट से पैसा लिया जाता है। अगर ऑफिसर बहुत मारेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, तुमको 3rd डिग्री देगा, ये करेगा वो करेगा, ये सिस्टम चालू है। तो इस को ये दिया गया था पूरा। इससे पूरी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, वहां एक ही वकील के पास मैटर जाता है, एक या 2 वकील। और वकील का काम क्या है? पुलिस को पार्टी देना, पुलिस को रात जाके बियर बार लेके जाना, दारू पिलाना, मांस मदिरा खिलाना, उनके साथ उठना बैठना। कैसे तो इतने तो कितने पुलिस स्टेशन में सोते तक है, बता दूं आपको, वकील ऐसी हालत है। बता दूं आपको मैटर के लिए कस्टम में होता है, मुंबई कस्टम एयरपोर्ट में जाइए, कुछ वकील ऐसे हैं जो कि वहां रात दिन वहां पड़े रहते हैं मैटर के लिए, उनका 60 गांठ है ऑफिसरों से। तो ये बंद होना चाहिए। तीसरा मेरा सजेशन ये था। चौथा मेरा सजेशन था, मैं फटाफट बताता हूँ कि बहुत लंबा है, नहीं तो आपका समय निकल जाएगा यही सब करते करते। फिर हमने बहुत सारी ये हमने किया है, बार काउंसिल डिसिप्लिन प्रोसीडिंग को लेकर के हमने किया हुआ है कि उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं इसको शॉर्टकट में आता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारी हमने इसमें चीजें लिखी हुई हैं। मैं आता हूं मनन मिश्रा जैसे लोग जो कुंडली मार के बैठ गए हैं, मतलब 2014 समझिए, 2014 से 2026 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं 12 साल से वहां पे चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, और उसका फायदा इनको मिला, उनका फायदा लिए, अपना आज राज्यसभा के मेंबर तक बन गए हैं, ये बता दूं आपको। तो ठीक है, मन के कोई बात नहीं। उसमें देखिए मेरा जो 8वां सजेशन हमारा था, 8वां सजेशन हमने दिया था कि भैया बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई और जो स्टेट्स बार काउंसिल हैं, इनके सबके इलेक्शन में जो ऑफिस बेरर जो होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और जो कमेटी मेंबर्स वगैरह जो होते हैं, जो इलेक्शन जो ऑफिस बेरर होते हैं, इनके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि आदमी जो है कि इलेक्शन अगर एक जीतेगा, उसके बाद वो चलो सेकंड टाइम कंटिन्यू कर लिया, उसके बाद फिर इसको 10 साल का एक ब्रेक होना चाहिए, इसको इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ताकि दूसरों को भी चांस। उसके क्या होता है, इससे जो मोनोपोली बना के बैठते हैं, मनमानी करते, चीजें खत्म हो जाएंगे, बता दो, और लोगों को भी चांस मिलेगा। इससे एक ही आदमी, देखिए क्या होता है, मैं आपको लास्ट टाइम अपने मैंने आपको प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि आजकल इलेक्शन लड़के चेयरमैन बन जाना, बार काउंसिल का ऑफिस बेरर बन जाना, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाना, एक कोई मतलब वकालत के पैसे को कोई भला करने, इसका कोई भला करने के लिए नहीं है। आजकल सब एक बन के अपना भला करते हैं, कैसे जजेस से साठ गांठ कर लेना, उनसे जो है कि उनकी चमचागिरी करना, जजेस को बचाना। आप ये बताइए ना, इनको तो इतनी फुर्ती ये दिखाई। तो इसमें ऐसे ऐसे वकीलों की संख्या कितनी है जो अवसरवादी हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वो अगर लॉबी बना के नहीं काम करेंगे। 90%, बल्कि 95% पकड़ लीजिए। आप ये देखिए मनन मिश्रा का, देखिए भैया आप एक स्टेट्यूटरी बॉडी हो, आप जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो, आपको तो चाहिए था कि आप उठाते, यशवंत वर्मा का मुद्दा उठाते, या क्यों नहीं उठाया आपने? आपने क्यों नहीं उठाया भाई? इतने बड़े आप हैं, क्यों नहीं उठाया आपने? जो कि सारा पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ चीज है, आपने क्यों नहीं उठाया यशवंत वर्मा का मुद्दा?
आपने न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार फैला उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी जबान पे क्यों ताला लगा हुआ है? आप स्टूडेंट्स को, उनका कोई गलती भी नहीं थी, उनका तो फंडामेंटल राइट बनता है, आप तुरंत ऑर्डर पास कर दिया। आपने आज तक कितने स्टेटमेंट दिए हैं यशवंत वर्मा को लेकर के? आपने कितने लेटर लिखे हैं? आपने क्या रिजोल्यूशन पास किया? इनसे पूछा जाए। इनसे नहीं, जितने बता दूं एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरे कंट्री में, हाई कोर्ट के और सारे एसोसिएशन, एडवोकेट का जो एसोसिएशन, कितने लोगों ने किया है? क्यों चुप हो भाई आप लोग? क्योंकि वहां क्या है, वहां करेंगे तो जुडिशरी से नहीं, पंगा हो तो जाएगा। ऐसा है, एक मिनट सुनिए, इनको चूंकि सरकार का समर्थन है और ये भी सरकार के लिए काम करते हैं और उनकी दया से अब ये सांसद भी बन गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण कांग्रेसीकरण हो गया है? देखिए क्योंकि बता वही वही परंपरा को वो आगे लेके जा रहे हैं, थर्ड क्लास के लोगों को अच्छे जगह पर पहुंचाना, उसको प्रमोट करना। इस व्यक्ति ने एक बार भी यशवंत वर्मा के मामले में एक सवाल नहीं बोला अभी तक। मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है किसी ने देखा हो, तो आप बताइए, आपने देखा है क्या? मनन मिश्रा, देखिए, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ने यशवंत वर्मा के मुद्दे पर क्या कहा? इन्होंने आज तक नहीं बोला है। यशवंत वर्मा छोड़िए, इन्होंने कभी भी कोई भी जुडिशरी न्यायपालिका के करप्शन को लेकर के या मनमानी कभी नहीं बोला, इन्होंने कभी नहीं बोला। और दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां से भारतीय जनता पार्टी की बात आप करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को लोग लाए, कांग्रेस से लोग उब चुके थे, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत तो उससे भी खराब मुझे दिख रही है। फ्यूचर में लगता है कि इनकी बदतर हालत हो जाएगी। आप इनका रिकॉर्ड पूरा चेक करिए ना, कैसे कैसे लोगों को ला रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए, इतने सालों से सॉलिसिटर जनरल कौन बना हुआ है, जो है कि अपना क्या नाम है, वो क्या नाम उनका, भूल गया नाम अभी जस्ट, अपना तुषार मेहता। तुषार मेहता। अब बताइए, तुषार मेहता कंटिन्यू कर रहे हैं आपको और कोई नहीं दिख रहा है आपको? हमारे मुंबई में हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र के लिए एडिशनल सॉलिसिटर कौन है? अनिल मिश्रा और अनिल सिंह। चौथा टर्म से उनका, चौथा पांचवा उनका टर्म से बता दूं आपको। तो बीजेपी तो जो लकीर खींच रही, बता दूं, यहां तो कैसा है ना, दासानुदास वाला हिसाब किताब है। मतलब कि जो चमचागिरी करे, जो है कि शरणागति करे, जो इनकी मान्यता बताते रहे, उसको अपने पास उसको चांस देंगे। बाकी इनको जो क्रिटिसाइज करेगा, इनके लिए काम भी करेगा, इनको जो क्रिटिसाइज करे उसको कोई अवसर नहीं देंगे। और ये जो जुगाड़ू बना, देश को जुगाड़ू बनाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी में तो यहां तक भारतीय जनता पार्टी देश को जुगाड़ू बनाती है, बता दूंगा, पूरा जुगाड़ पे चल रहा है, बता दूंगा, पूरा जुगाड़ पे चल रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये अगर यही यही स्थिति रही तो फिर इस तरह से स्टूडेंट का प्रतिरोध तो होता रहेगा? देखिए मैं बता दूंगा आपको, ये देखिए बहुत दिन तक चलने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेरे ख्याल से बहुत, मतलब कि दीवा स्वप्न देख रही है। देखिए इनका भी कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो आएगा। जब जो लोग कंटाल जाएंगे तो प्रकृति का नियम है, कोई ना कोई आएगा, इनका बता दो। और जितने अवसरवादी इनको, जिससे अवसरवादियों को, चोरों को लेकर के खड़े हो रहे हैं, बता दो इनको इसकी जरूरत नहीं थी। बता दो, जो मेजोरिटी इनकी 2014 और 19 में आई हुई थी, ये चाहते तो मेरिट पर काम करके बहुत कुछ कर सकते थे और अपने लिए बहुत बड़ा मजबूत बना सकते थे, मजबूती के साथ कई सालों तक देश पर राज्य करते। ये जो सारे करप्ट लोगों को साथ में लेकर के इधर जोड़ना उधर तोड़ना, ये करना जो कर रहे हैं, ये अवसरवादी लोग ही एक दिन इस जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बता दूं आपको। अभी सत्ता के लालच में, अवसर में सब लोग जुड़े हुए आगे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जब भागने का सिलसिला जारी होगा, तोड़ने का, बता दूं आपको, निकलने का, तो इनको खत्म करके निकलेंगे, बता दूंगा आपको। इनका कोई सिद्धांत नहीं है, जो लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं उनका कोई सिद्धांत नहीं। उनका सिद्धांत बस करप्शन करना, पोजीशन लेना, सत्ता में रहना, सुख भोगना, मनमानी करना, यही उनका सिद्धांत है। जिस उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं फिर वो होगी, दूसरे तरफ चले जाएंगे, उनको तो जो लोभ देगा वहां पहुंच जाएंगे। उनकी कोई वैचारिक समर्पण उनका है नहीं, योग्य है नहीं वो, तुरंत जाएंगे और यही इस पार्टी को खोखला करेंगे। देखिए ग्रास रूट लेवल पर जो इसमें है, अंदर इंटरनल हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। लोगों को मालूम है, लोग कुंठा के जीवन जी रहे हैं, जो बेचारे रूट लेवल पे जो काम करते हैं, कार्यकर्ता जो लोग हैं, वो वहां के वहां रह गए हैं, लेकिन बाहर जाके इनको लोग थोप रहे हैं अपने ऊपर, यहाँ पे योग्य लोग हाशिए पर जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो स्थिति है उसमें योग्य लोग हाशिए पर जा रहे हैं और इस तरह के चरित्रहीन लोग, स्पाइनलेस लोग वो सदन पहुंच रहे हैं, आप तो ये कह ये रहे हैं? स्थिति बहुत नाजुक है, बता दूं आपको। इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम बहुत भयंकर आने वाला है। और मेरा तो बात वापस में रिपीट कर रहा हूं, अगर यही चलते रहा, आप देखिए
आपको बताइए, कभी कल्पना था? देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में जूते चप्पल जज के ऊपर पड़ रहे हैं, बता दिए आपको। एक देखिए, आपने जस्टिस गवई के ऊपर जूते पड़े थे, आप देख रहे हैं अभी जो है कि ये अभी देखिए बीच में लड़का कोई था, स्टूडेंट था, मेरे ख्याल से हियरिंग इन पर्सन अपीयर हो रहा था, उसने देखो चीफ जस्टिस को गाली भी दिया, पेपर भी फेंका। इसमें स्थिति क्यों आ रही है? इससे भी इनका ज्ञान नहीं खुल रहा है, इससे भी इनकी मति मारी गई कि अभी भी सुधरने का नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा पूरी पब्लिक ऐसा करना शुरू करेगी, पूरी जनता का रिएक्शन होगा, और हो रहा है, बता दूं। अंदर से लोग एकदम बॉइलिंग पॉइंट पे, बता दूं आपको मैं। जिस दिन स्थिति खराब होगी, संभले नहीं संभलेगा, बता दूंगा आपको, नहीं संभलेगा। तो ये नौबत बहुत खराब हो रही है, इसलिए इसके पहले कि जूतम पैजार पर स्थिति पहुंचे, अदालत को सुधर जाना चाहिए। मैं आप आपको ये बता कह रहे हैं। दूं कि पिछले प्रोग्राम में जो मेरा लेटर हमने डिस्कस किया था, जो मैंने जुडिशल रिफॉर्म का जो लेटर हमने भेजा था, जिसमें 15 उसमें जी कुछ 15 डिमांड हमने मांगा था, हमने किया था, उस आपको जी आपने पढ़ा होगा। वो लेटर मालूम है, कल मेरे पास लॉ मिनिस्ट्री से एक लेटर आया हमारे पास। मालूम है कैसा हम्म लेटर है वो हमारे लेटर को और कंप्लेन के साथ में किसी सबऑर्डिनेट किसी डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं कि आप इसमें देखो, उनको जवाब दे दो। बस जवाब मेरे पास आ गया, बस फॉरवर्डिंग हिसाब किताब। बताइए, इतना बड़ा सुधार करने के लिए, कानून बनाने के लिए, कोई डिपार्टमेंट का कोई आपका पीए या कोई क्लर्क या कोई एक नीचे लेवल का ऑफिसर कोई करेगा? इसका डिस्कशन कहाँ होना चाहिए, किधर होना चाहिए, और कहाँ जा रहा है, बता दूं आपको। हालत है, मतलब आया कितने डब्बे में डाल दो, बस हो गया। एक समझे ना, ये सिस्टम हो गया है। कोई माई बाप पूछने वाला नहीं है, कितना भी लिखो पढ़ो आप, बस मेहनत करके बता दो, कोई देखने वाला नहीं है। दुर्भाग्य ऐसा है, बता दूं, ये तो रात दिन जुगाड़ में लगे हुए हैं ना, कहाँ किसको तोड़ना, किसको जोड़ना, किधर क्या करना, इसी में पूरा समय इनका बीत रहा है। ये तो सोचेंगे समय का इनके पास है। जो लीडरशिप भी बीजेपी की है, बता दूं आपको, मुझे क्षमा चाहता हूं मैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन वहां भी यही तक चल रही है। आप देखिए पूरे देश में एक्टिविटीज क्या चल रही है, बस तोड़ो जोड़ो, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है। बस ये सब मुद्दों को काम करने के समय का इनके पास है देखने के लिए। इनके जो पीए डीए क्या क्या होंगे, उनका क्या लेना देना इससे, मतलब वो तो कुछ वो कुछ करेंगे नहीं। हो हमारा लेटर है, हमारे से बताने बहुत सारे लोग लेटर, ऐसा नहीं देश में मैं ही लिखने वाला हूँ, हमसे भी अच्छे लिखने वाले लोग होंगे, सोचने वाले लोग होंगे, वो भी लिखते होंगे, कि इनके लेटर पे कोई डिस्कशन होता ही नहीं होगा, वो बातें वहां तक जाती नहीं होगी, बता दूं आपको। अच्छा, क्या बार काउंसिल को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकती है क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो कोई जैसे गाइडलाइंस कुछ ले डाउन कर सकती है, लेकिन इसके लिए कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। देखिए जो हमने सजेशन दिया उसके ऊपर सरकार और बार कानून दोनों मिलकर कानून बनावे। देखिए दुर्भाग्य देखिए मेरा कि वो जो लेटर हमने लिखा, हमने मनन मिश्रा को ही लिखा है। क्यों लिखा है कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि जो सजेशन आपको देना है तो एड्रेस किसको करना है, चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हम करेंगे क्या, हमको उन्हीं को सजेशन देना पड़ा। अब ये बातें जो हमने पॉइंट नंबर जो हमने 8 लिखा हुआ सजेशन कि भैया ये कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए इलेक्शन के लिए, ऑफिस बेरर के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है कि अब इन्हीं के पास जाएगा, ये बात उनको जचेगी नहीं कि भाई तो हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। सबसे पहले मैं इसका अधिकार बनूंगा अगर अमेंडमेंट हो जाएगा तो। हम 12 साल तक कैसे रहेंगे, और आगे आने वाले 12 सालों तक मैं कैसे रहूंगा। चलिए, मेरे बाबा तो आगे बहुत कहीं कोई अच्छी जा ही नहीं रहा। बहुत अच्छी चर्चा रही घनश्याम जी। फिर अभी तो बार काउंसिल और माय लॉर्ड की जो स्थिति है उस पर अभी हमने फिर बात की, और भी सुधार के ऊपर आपके जो सजेशंस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बार काउंसिल चेयरमैन श्रीमान मनन मिश्रा जी हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखेंगे, और माय लॉर्ड मिलॉर्ड जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जरूर इस कार्यक्रम को देखेंगे, और तमाम देश के जस्टिस भी देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं। मेरी तो यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी में जुगाड़ का जो सिस्टम है वो बंद हो जाए, बल्कि हर सिस्टम में जो जुगाड़ का आपने इशारा किया है वो जुगाड़ बंद हो जाए, और एक ले डाउन होना चाहिए कि भाई कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, किस तरह से हमारा जुडिशरी फंक्शन करे और बार काउंसिल किस तरह से फंक्शन करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात बहुत नाजुक होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम उपाध्याय जी, एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे विदा लेने के पहले मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे QYIB.in अंग्रेजी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो कीजिए, prakashtv.in हिंदी में उसे फॉलो कीजिए, और हमारा जो फेसबुक पेज है QYIB का और X प्लेटफॉर्म है उसे आप जरूर फॉलो कीजिए। ये अगर आप करेंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।